हेलो पॉलिटिकल साइंस फैमिली, क्या हाल है। मुझे पता है कि हाल तो थोड़ा सा अभी ख़राब ही चल रहा होगा, क्योंकि 1 महीना हो चुका है पेपर दिए हुए और अभी तक आंसर की का कोई अता पता नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ना ऐसे अस्थिरता की सिचुएशन में भी है, इंस्टेबिलिटी की, कि भाई आगे करें क्या जब रिजल्ट ही नहीं आया, पता ही नहीं आपको कि आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं, जीआरएफ हुआ है, नेट हुआ है। तो बहुत इंस्टेबल भी होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिचुएशन, है ना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी अभी मई के अंदर अपना एमए का एग्जाम दे के बैठे होंगे, और उनको तो बेचारों को ये लग रहा था कि अभी हमारे साथ में 5-6 महीने का बीच में समय है और 5-6 महीने हम बढ़िया से तैयारी करेंगे और फिर जो है वो हम जाके अपना दिसंबर का एग्जाम देंगे। पर जब तक आंसर की नहीं आई है तो आपको नए एग्जाम पैटर्न का पता कैसे चलेगा कि भैया किस प्रकार के सवाल आते हैं, किस तरीके का जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो वो एक बड़ी जो है वो दुविधा की स्थिति बनी हुई है। मैं आज के इस सेशन में आपकी इसी दुविधा का निवारण करूंगी, क्योंकि अभी तक भले ही रिजल्ट नहीं आया पर मेरे पास मैसेज लगातार आ रहे हैं। मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स के लगातार कि मैम कौन सी किताब से पढ़ना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैम एक बार सिलेबस बता दो किन किन टॉपिक पे हम ध्यान दें। तो एक तरीके से मान के चलना कि आज की इस क्लास में ना मैं आपको वही बताऊंगी कि किन किन मुख्य टॉपिक पे ऊपर आपको ध्यान देना है, और हर एक यूनिट का थोड़ा बहुत हम ये भी करते चलेंगे कि उस यूनिट की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो एक तो भैया रिपीटर है, रिपीटर तो अपना अभी एग्जाम रिजल्ट का जो है वो वेट कर ही रहे हैं, क्योंकि पेपर बहुत आसान था तो कट ऑफ अब की बार थोड़ा सा हाई जाएगा, तो वो तो अपना इंतजार कर ही रही है। बाकी जो नए बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि यूजीसी नेट के पेपर का पैटर्न किस तरीके का आता है, क्या एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस के अंदर आता है, किन टॉपिक पे हमको ध्यान देना है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप कहीं पे भी किसी भी कोई लक्ष्य निर्धारित करते हो, उसको प्राप्त करने के लिए एक सही योजना, सही स्ट्रैटेजी आपके पास में होनी चाहिए। अब जून का महीना था, बहुत सारे बच्चे आप में से घूमने भी गए होंगे या पेपर देके घूमने गए होंगे आप लोग, तो जाते हो कहीं पे पूरा देखते हो ना कि उस जगह का मैप क्या है, कौन कौन सी घूमने की जगह है, वहाँ पे कितना बजट लग जाएगा, मेरे पास 3 दिन है तो मैं कहाँ कहाँ रुकूंगा, मैं क्या क्या खाऊंगा, कौन कौन सी जगह पे रुकूंगा, पूरी तैयारी करके प्लानिंग करके जाते हो ना। तो भाई जब उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप प्लानिंग करते हो तो एग्जाम के लिए प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। और यूजीसी नेट का तो ना पैटर्न ही इस तरीके का है भैया, उसका तो क्या, उसके लिए तो आपको बिना प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते। मैं कहती हूँ कि आप ना पॉलिटिकल साइंस की किताबें उठा के देख लो। अब आप ओपी गाबा पढ़ लिया, एंड्रयू हेवुड पढ़ लिया, 10 किताबें पढ़ ली, ठीक है, सबका डिटेल में पढ़ लिया, पर आपको अभी तक यही नहीं पता कि भैया पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, पेपर में जो है वो आपके ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। जब तक ये नहीं पता होगा ना, मैं कहती हूँ आप कितना ही राजनीतिक विज्ञान पढ़ लो, कितना ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, सब बर्बाद है। आज के टाइम में तो ये बहुत ज़रूरी है कि हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी करो, आप सही योजना के तहत करो। तो आज के सेशन के में अंदर आपको एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, जो भी खासकर जो स्टूडेंट्स नए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो मैं खासकर ये बताऊंगी कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है, सेफ स्कोर आपका क्या रहना चाहिए, और प्रिपरेशन किन किन टॉपिक पे, किन किन विषयों पे हर यूनिट से आपको फोकस करना है कि आप एक निश्चितता के साथ में तैयारी कर सको कि भाई मेरे को ये टॉपिक टारगेट करने हैं, मुझे इनसे एग्जाम निकालना है। ठीक है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए आज का ये सेशन रहने वाला है। उससे पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लो, किरण मैम यूजीसी नेट भी लिखोगे ना तब भी आपको मिल जाएगा। बहुत जरूरी है, अगर आप यहाँ पे हो राजनीतिक विज्ञान के अंदर तो इस समूह के, इस फ्रेटर्निटी के दूसरे लोगों से भी जुड़े रहो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, आपको पता होना चाहिए दूसरे की कैसे तैयारी चल रही है, दूसरा क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, उनको किस तरीके के फैक्चुअल नोट्स मिल रहे हैं। तो उससे जुड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आप मुझसे अपने डाउट भी पूछ सकते हो, आप यहाँ पे जो है वो डेली क्विज भी मिलेंगे, क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलेंगी आपको, और आप जो है यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट से भी जुड़े रहोगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब आ जाते हैं आपकी परीक्षा के पैटर्न के ऊपर कि किस तरीके का पेपर आता है। सबसे पहले तो देखो, जिनको नहीं बताया, जो बेचारे बच्चे नए हैं उनको बता देती हूँ कि 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तो पेपर 1 आता है, एक पेपर 2 आता है। ठीक है, दोनों का पैटर्न भी बताऊंगी कि कितने कितने मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आता है। ये पेपर 1 जो है ये आपके इसके अंदर रहते हैं 50 प्रश्न, 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है, तो 100 मार्क्स का हो गया आपका ये पहला पेपर। अब इसमें आता क्या है, सबसे पहले तो ये जरूरी है, और क्यों पूछा जाता है वो भी जरूरी है। अब आप आगे चल के या तो पीएचडी में एडमिशन लोगे नेट करके, तो आपसे रिसर्च शोध के
क्या है, परिकल्पना क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, सैम्पलिंग टेक्निक वगैरह, क्वेश्चनेयर हो गया, सर्वे मेथड हो गया, वो सब पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आगे चल के आपको उच्च शिक्षा में पढ़ाना है तो आपको हायर एजुकेशन के क्या क्या इंस्टीट्यूट है, नेक है, निर्फ है, यूजीसी हो गया, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। आजकल एआई का जमाना है तो भाई कंप्यूटर के बारे में भी पूछा जाएगा। आपको पढ़ाना है बच्चों को तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में भी पूछा जाएगा। आपको आगे चल के हो सकता है कि भैया यूनिवर्सिटी में जाके टीचर के साथ साथ बाबू भी बनना पड़ जाए, तो आपको डीआई मैथ भी आना पड़ेगा अगर सेमिनार करा रहे हो तो बजट का कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया एक तरीके से संचार, क्योंकि बच्चों से कम्युनिकेट करना है, यूनिवर्सिटी में दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना है, संचार करना है। तो ये जो है वो कुछ अमूमन आपके टॉपिक आते हैं। रही बात ये दूसरे पेपर की, हमारा विषय है ये, है ना, राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस जिसको आप कहते हो। अब इसके अंदर टोटल प्रश्नों की संख्या रहती है 100। हर एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल जो है वो आपका 200 नंबर का पेपर रहता है। अब 200 और 100 टोटल आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, प्रश्न रहता है। हर एक क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर, तो टोटल 300 हो गए। ठीक है, अब कई बार शिफ्ट जो है वो 2 शिफ्ट में हो जाता है पेपर, बट अभी पिछली 2-3 बार से तो नहीं हो रहा है। पर दुआ करना भगवान से कि आपका पेपर 2 शिफ्ट में ना हो। कारण उसका यह, जब 2 शिफ्ट में पेपर होता है ना तो बनता है परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से कट ऑफ, जिसमें अगर मान लो कि आपको एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन नहीं आता और दूसरी वाली में आता था तो आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए दुआ करना कि एक ही शिफ्ट में पेपर हो। और जब एक शिफ्ट में पेपर होता है तो आपकी, जैसे जिसका अब आप इंतजार कर रहे हो ना आंसर की, तो वो आंसर की जब आती है, बहुत सारे बच्चे अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई मेरे 300 में से कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन ठीक है। जब वो आंसर की आती है तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही आपको आपका परिणाम या आपका रिजल्ट जो है पता चल जाता है। तो अमूमन अभी तक की सबसे हाईएस्ट बता देती हूँ, 244 गई है, जो कि पिछली बार गई थी। मतलब पिछली बार नहीं, उससे पिछली बार जून का जो एग्जाम हुआ था, जून 2025 का, दिसंबर में कम गई थी 224 के आसपास। अब की बार भी कट ऑफ हाई जाने के चांस है, 240 के तो ऊपर ही जाएगा कट ऑफ। ठीक है, अब अच्छा, कट ऑफ का कोई ऐसा निर्धारित नहीं है कि भैया अब की बार इतना, पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आधारित होता है कि भैया पेपर का कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा। कई बार पेपर आसान आ जाता है तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, कई बार पेपर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल आता है तो आपका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम चला जाता है। अच्छा, क्वेश्चन सारे कैसे होते हैं? क्वेश्चन सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू, यानी कि एक प्रश्न होगा उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, 1 2 3 4। अब हर प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के कौन सा गलत है, कौन सा सही है, मैच दी फॉलोइंग हो सकते हैं। आपके डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके कथन पे आधारित, कथन और कारण होता है ना, असर्शन रीजन क्वेश्चन, आपके उस तरीके के सवाल हो सकते हैं। आपको क्रोनोलॉजी में लगाना, कालक्रम में लगाना आ सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही अवरोही क्रम में, दोनों तरीके के। तो मतलब जो भी आप पढ़ोगे ना उसको सिर के पैर भी, सिर के बल भी और पैर के बल भी, दोनों तरीके से, उल्टा सीधा सब तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्लस एनटीए में पहले क्या, मतलब यूजीसी नेट के पेपर में पहले क्या होता था, जब पहले पेपर आता था ना तो फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फोकस होता था उसमें, अवधारणात्मक। पर अब की बार तो जिसका आप वेट कर रहे हो, जिस रिजल्ट का, वो तो आया नहीं अभी तक, तो अब की बार तो फिर भी ठीक ठाक पेपर गया है। पर पिछली बार के अगर आप 3-4 सालों के पेपर देखोगे तो एनटीए लगातार सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे फोकस कर रहा है। तो ये मत सोचना, देखो क्योंकि स्कूल में हमने भी नहीं पढ़े, कॉलेज में हमने भी नहीं पढ़े होते, बीएमए का सिलेबस आता है इसमें, बीएमए में हम भी भैया कि 18 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, अब तो चेंज हो गया, हमारे टाइम पे 18 नंबर का होता था, उस हिसाब से पढ़ लेते थे, फैक्ट पे कोई ध्यान ही नहीं देता था। पर अब क्या करें, मजबूरी है, एनटी इस तरीके का पेपर बनाता है और हमारा मकसद है पेपर निकालना, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको जो फैक्ट हैं, फैक्ट्स को लिख के, जैसे जैसे मैं बताऊंगी क्लास में, उस तरीके से आपको याद करना है। एक शॉर्ट नोट्स पे भी सेशन लेके आऊंगी, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपको वो फैक्ट को लिख लिख के याद करना पड़ेगा। तो अभी भी जब आप किताब भी पढ़ रहे हो, एंट्री हेवुड, ओपी गाबो, जो भी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बिठाना ही बिठाना है, साथ के साथ जो भी फैक्ट हो ना उनको शॉर्ट नोट्स में लिखो और दीवार पे पेस्ट कर लेना। 5 महीने हैं, 5 महीने में सुबह शाम 10-10 मिनट पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके अलावा फैक्ट याद रखने के लिए कोई दूसरी ट्रिक है ही नहीं। अब पेपर जब आप देने जाते हो तो 3 घंटे का, 3 आवर्स का आपका पेपर रहता है। ठीक है, और पेपर के बीच में, जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, ये 70 मिनट मान के चलिए आपकी ज़िंदगी के आखिरी 70 मिनट है, ऐसे मान के चलिए 3 घंटे, पूरे 3 घंटे आपके हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन 3 घंटों का इस्तेमाल कैसे करना है। 3 घंटे में चाहो तो पूरा पेपर 1 कर लो, चाहो तो 3 घंटे पेपर 2 को दे दो, पर ऐसे बुद्धिमत्ता वाली चीज़ करना मत, क्योंकि 3 घंटे में आपको दोनों पेपर करने हैं।
और दोनों पेपर करना अनिवार्य है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। क्यों नहीं छोड़ के आना है? क्योंकि किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर। तो सारे क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि कंपलसरी है ना। तो चाहे आता है चाहे नहीं भी आता है, किसी को रिव्यू करके नहीं छोड़ के आना, किसी को जो है वो बिना मार्क करे नहीं छोड़ के आना, चाहे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके लगा दो, लगाना सब कुछ है। क्योंकि अगर बाय एनी चांस किसी क्वेश्चन में का ड्रॉप करा गया किसी क्वेश्चन को, उसका नंबर भी आपको तभी मिलेगा जब आप उस क्वेश्चन को मार्क करके आए होंगे, चाहे गलत करके आए हो, नंबर आपको तभी मिलेगा। वरना अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है, आपने उसका आंसर नहीं लगाया हुआ, तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 घंटे में आप चाहे एक क्वेश्चन पहला करो, चाहे बीच में जाके सीधा 170वां 100 जो है वो 49वां क्वेश्चन कर लो, चाहे आप जो है वो 100वां क्वेश्चन कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। वो 3 घंटे पूरे आपके हैं, 180 मिनट, और उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलता। तीनों घंटे में आपको दोनों पेपर करना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। राजनीतिक विज्ञान का हमारा मेन यही है ना, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप टारगेट करके चलो कि जनरल कैटेगरी में कितने नंबर को टारगेट करना है, तो आप मान के चलिए कि 75, आप जो है वो मान के चलिए कि 75 से 80 के बीच में आपके क्वेश्चन होने चाहिए। क्योंकि इतना टारगेट करोगे तो देखो भैया, हर टारगेट करी चीज़ तो नहीं मिलती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो कंपेंसेट हो जाएगा, पर आप इतना मान के चलो कि इतना आपको करना ही करना पड़ेगा। अब तैयारी कैसे करनी है? आपका पूरा पेपर 10 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, 1 से लेके 10 यूनिट तक बटा हुआ है। पहली यूनिट जिसको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। अब इसके अंदर देखो ये सारे टॉपिक है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, सत्ता, नागरिकता। ठीक है, इनके अंदर आपने बीए में पढ़ा होगा, एमए में पढ़ा होगा, क्या पढ़ते हो? रॉल्स का जस्टिस का सिद्धांत क्या है, मिल का लिबर्टी का सिद्धांत क्या है, मार्क्स का फ्रीडम का सिद्धांत क्या है, हॉब्स के हिसाब से, लॉक के हिसाब से जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया देते हैं तो एरिस्टोटल। ठीक है, तो इनके हिसाब से क्या है क्या चीज़ें नहीं है, यही पढ़ते हो। ठीक है, अलग अलग विचारक पढ़ते हो, उनकी किताबें पढ़ते हो, उनके आइडियाज़ पढ़ते हो। तो मेरे कहने का मतलब, या मैं आपको समझाना जो चाह रही हूँ वो ये चाह रही हूँ कि जब आप ये दूसरी यूनिट करोगे ना, आप शुरुआत करो हमेशा दूसरी यूनिट से, सेकेंड यूनिट जो है, क्योंकि इसमें पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के नाम दिए गए हैं। और पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों में, जैसे आप लिबर्टी में क्या पढ़ते हो, है ना, मार्क्स का स्टेटमेंट पढ़ोगे। जब आप पहली यूनिट में मार्क्सिज्म भी पढ़ोगे ना, तो आपको उसके लिए मार्क्स का याद रखना बहुत जरूरी है कि मार्क्स दादा क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए मार्क्सिज्म के लिए कार्ल मार्क्स पढ़ना पड़ेगा। फिर रूसो का आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, देन उसके अलावा जॉन लॉक आ जाते हैं, आपके लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, जस्टिस में आ जाएंगे। ऐसे ही थॉमस हॉब्स आ जाएंगे, अरस्तु का जस्टिस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैकियावेली है, रियलिस्टिक थिंकर, यथार्थवादी विचारकों में आ जाते हैं। थॉमस हॉब्स का ह्यूमन नेचर क्या कहता है, मानव प्रकृति क्या कहती है, कैसे सामाजिक संविदा बनता है, तो उसमें क्यों उनके लिए स्वतंत्रता का क्या विचार है ना। तो यही कुछ दूसरे थिंकर भी पढ़ते हैं, कुछ दूसरे विचारक भी पढ़ते हैं, बट ज्यादातर आप जो है वो यही विचारक पढ़ते हो। ठीक है, जॉन रॉल्स है, मिल है। अब मिल भी इसके अंदर जब आप पढ़ोगे, मिल का दिया गया होगा। ठीक है, हाँ जी, ये रहा। तो मिल भी जब आप पढ़ोगे, ये ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता के ऊपर किताब लिखते हैं, इसको आप पहली यूनिट में भी पढ़ते हो। पहली यूनिट में जब आप लिबर्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जब आप स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो जब ये पहले वाली चीज़ें जब आप पढ़ते हो ना, इसमें आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, इसमें से ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बहुत नहीं आते हैं। इसमें से आपको बुक्स आती हैं, किताबें आती हैं, थिंकर्स के नाम आते हैं, विचारकों के नाम, किसने कौन सी किताब लिखी, और इन्होंने अगर कोई की टर्म दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एनार्को कैपिटलिज्म का हो गया, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू डेविड रिकार्डो की हो गई। उसके अलावा जो है वो आपके इस तरीके के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, मार्क्सिज्म। फिर इसके अलावा आपकी आती है ये थ्योरी, जैसे उदारवाद है, रूढ़िवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, इकोलॉजिज्म, पारिस्थितिकीवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद, और पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तराधुनिकतावाद। जब आप ये इज्म पढ़ते हो ना, तो जैसे देखो, मान लिया मार्क्सिज्म कर रहे हो, मार्क्सिज्म करते हुए मार्क्स पढ़ना पड़ेगा। मार्क्स के बाद फिर लेनिन वेनिन, वो सब, माओ भी पढ़ोगे इसमें आप, तो माओ भी आ जाएंगे। ठीक है, उसी के अंदर सेकंड यूनिट के अंदर। ऐसे ही अब इसमें से आपको लिबरलिज्म में भी बहुत सारे विचारक जो हैं वो सेकंड यूनिट में हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। इसमें से अब नए विचारक या नए वाद हैं ये नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तराधुनिकतावाद। ये इसमें से बहुत कम लोग जो हैं वो फोकस करते हैं। और मेरा कहना ये है कि आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके इन्हीं यूनिट से या इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं कि इकोलॉजिज्म शब्द किसने दे दिया, साइलेंट स्प्रिंग बुक किसके द्वारा लिखी गई है, शैलो इकोलॉजिज्म या डीप इकोलॉजिज्म का जो है वो आइडिया किसने दिया, बहुसंस्कृतिवाद बीखू पारेख वगैरह का आ जाएगा, जैक्वेस डेरिडा का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपके यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं।
पिछली बार भी मैरी वोllstonecraft का बहुत आसानी से जो है वो एक क्वेश्चन आया हुआ था और जो जिसको आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये यहाँ से जो है वो आपको इन यूनिट पे इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपकी इस यूनिट में, तो ये सारे विचार का आप पढ़ते ही हो, ट्रेडिशनल से लेके जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली हो गए, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, ये तीनों सामाजिक संविदा के या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर हो गए, ठीक है। ये जो है वो आदर्शवादी विचारक हो गए। मैरी वोllstonecraft नारीवादी हो गई, ये भी लिबर्टी पे है और इनको फेमिनिज्म में भी देखते हैं। ये सोशलिस्ट हो गए, ग्रामसी भी सोशलिस्ट हो गए। हैना एरेंट जो है वो टोटलिटेरियनिज्म, जो सर्व अधिकारवाद होता है उसके ऊपर ज़्यादा लिखती हैं। कोलोनियलिज्म पे हो गए। देन माओ जेडोंग जो है वो फिर से ये मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर आ जाते हैं। जॉन रॉल्स वही अपना लिबर्टी वगैरह के ऊपर ज़्यादा लिखते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, अंतर सिद्धांत की, स्वतंत्रता की। अब तीसरी यूनिट है आपकी जिसको हम भारतीय राजनीतिक चिंतक या भारतीय राजनीतिक विचारक बोलते हैं। इसके अंदर आपको डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा, आपको वर्गीकृत करके पढ़ना पड़ेगा। देखो ये जो है ना, पहले वाले धर्मशास्त्र है, कौटिल्य है, अगनसुत्ता, बर्नी, कबीर, ये हैं आपके पारंपरिक, ये हैं आपके ट्रेडिशनल, ठीक है। फिर ये पंडिता रमाबाई हो गया, तिलक हो गया, विवेकानंद हो गया, टैगोर हो गया, ये आपके ज्यादातर रिफॉर्मिस्ट या सुधारवादी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें टैगोर को भी मिला लो, चाहे आप टैगोर, गांधी, अरविंद, रामास्वामी हो गया, ये जो है वो आपके नेशनलिस्ट लीडर में आ जाएंगे, राष्ट्रवादी। इनके राष्ट्रवादी विचार आपको ज्यादा करने क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद जैसे मान लो कि एम.एन. रॉय हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, जयप्रकाश नारायण, ये तीनों के तीनों आपके समाजवादी विचारक आ जाएंगे, उसमें पढ़ने हैं। फिर वी.डी. सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय को आप एक कैटेगरी में देख सकते हो, इन दोनों को, इसको और दीनदयाल उपाध्याय को। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो बीजेपी के कोर आइडियाज अभी बिल्ड करते हैं और दोनों हिंदूवादी विचारधारा पे ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। फिर अंबेडकर और रामास्वामी, इनको आप एक साथ पढ़ सकते हो क्योंकि ये जाति के ऊपर, कास्ट के ऊपर लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जब इनको करोगे ना तो इनको एक वर्गीकृत करके पढ़ना है, एक चीज़। दूसरी, इसमें से आपको किन 3-4 चीज़ों पे फोकस करना है वो बता देती हूँ। पहला तो इनके जीवन काल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हों, ठीक है। जैसे पिछली बार स्वामी विवेकानंद के कुछ जीवन काल के, कि वो कहाँ गए, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े, क्या किया क्या नहीं किया, इस तरीके से जो है वो उनके सवाल पूछे गए थे, तो वो आ जाता है। प्लस इन्होंने कोई आंदोलन शुरू किया हो, ठीक है, जैसे गांधी के आंदोलनों के बारे में कई बार पूछा जाता है। किताबें लिखी गई हों, मूवमेंट लिखी किताबें हों, ठीक है। एम.एन. रॉय की किताबें बहुत आती है। एम.एन. रॉय की किताब के लिए मैं आपको कभी आगे ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की। तो एम.एन. रॉय की किताबें आ जाती हैं। अंबेडकर की मूवमेंट, आंदोलनों के बारे में कई बार आ जाता है, कौन सी फेडरेशन, कौन सा समुदाय, कौन सा संगठन इन्होंने बनाया, इन्होंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे उतने ज़्यादा कंफ्यूज आप नहीं होगे। यहाँ पे कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे तो आसानी से कर लोगे। तो इनका कोई आंदोलन शुरू किया, कोई पत्रिका, कोई न्यूज़पेपर शुरू किया, कोई किताब लिखी है, कोई संगठन बनाया, कोई पार्टी बनाई है, किस पार्टी को ज्वाइन किया है, और इनके जीवन काल के कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं रही हैं वो आपको याद करनी है यहाँ से, और ऐसे वर्गीकृत करके आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं चौथी यूनिट के ऊपर, जो है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, ठीक है। अब इसमें अगर आप पहले वाली देखो यूनिट के बारे में देखोगे तो ये तो हो गए दृष्टिकोण, ये तो हो गए अप्रोचेस और दृष्टिकोण, ठीक है। अब इसमें जैसे आपका डेविड ईस्टन वगैरह का आ जाएगा, पॉलिटिकल कल्चर, संस्कृति अप्रोच आ जाएगा, ठीक है। तो उस अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें हम मार्क्सिस्ट अप्रोच से, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से ज्यादातर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये औपनिवेशीकरण, उपनिवेश मुक्ति और राष्ट्रीयता, ठीक है। इंग्लिश में बात करें अगर तो कोलोनियलिज्म और नेशनलिज्म, इन दोनों को आपको एक करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे फ्रेंच फैनन वगैरह आ गए, प्लस नैन्सी शूमेकर आ जाएंगी, ठीक है। नेशनलिज्म के अर्नेस्ट जो है वो थिंकर है। कल्चरल नेशनलिज्म का आइडिया किसने दे दिया, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आइडिया किसने दे दिया, और इस तरीके के जो है वो नेशनलिज्म के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर कई छोटी छोटी की टर्म हैं, किताबें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। और मैं मतलब अगर समय रहा, ठीक तरीके से चीज़ें चलती रही तो मैं यूट्यूब के ऊपर क्लास भी लूँगी। फिर आ जाते हैं स्टेट थ्योरी, राज्य सिद्धांत। इसके अंदर अब आपका वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इनके रिगार्डिंग आपकी स्टेटमेंट पूछी जाती हैं। राज्य की प्रकृति, राज्य का नेचर क्या है क्या नहीं है, वो जो 4 एलिमेंट पूछते हैं ना कई बार राज्य के, ठीक है, तो वो 4 एलिमेंट के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। देन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, उत्तर औपनिवेशवाद देश, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपसे यहाँ पे पूछ लेंगे। फिर आती है राजनीतिक व्यवस्थाएं। अब इसके अंदर ना देखो, ये जो ऊपर ऊपर की मैंने चीजें बताई है ना, ये वाली तो आप किसी भी किताब से कर सकते हो, यानी कि कोई भी आपने बेसिक बुक उठाई,
पॉलिटिकल इसकी कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की, और उस किताब से आप आसानी से ये चीज़ें कर सकते हो। उसके अंदर अब आपको दृष्टिकोण, थ्योरीज वगैरह और ट्रेडिशनल चीज़ें ये सब मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे उनकी होगी जेसी जोरी वगैरह की किताब हो गई, वो आप रेफर कर सकते हो। पर ये जो चीज़ हो गई ना, इलेक्टोरल सिस्टम, मेजोरिटेरियनिज्म, पार्टिसिपेशन, अब जैसे मान लो चुनावी व्यवस्था कि अलग अलग देश में किस तरीके की चुनावी व्यवस्था काम करती है। अब आपसे जैसे पीछे जॉर्ज मेलोनी के बारे में कई सब पूछा गया था, किसी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, किस देश के अंदर कौन सी राजनीतिक पार्टी काम करती है, कौन सी नहीं करती, उस तरीके के सवाल आ जाएंगे। अब इन चीज़ों से डील करने के लिए आपको या तो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करके ऑनलाइन चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या फिर नहीं तो आप इतनी किताबें और इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आपको किसी सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जैसे RWA प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो जहाँ पे आपको सारा का सारा कंटेंट, जितने की आप एक किताब खरीदोगे उतने में ही आपको सारा का सारा कंटेंट एक उसके अंदर कंपाइल होके दे दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं मेहनत करनी। आपको शॉर्ट नोट्स भी बने बनाए मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, फैक्चुअल नोट्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप डाउट सेशन ग्रुप बनेंगे। तो आप नहीं चाहते कि भाई इतनी मेहनत करें और खुद से पढ़ें, तो फिर आप जो है वो हमसे जुड़ भी सकते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं संविधान और संवैधानिकता, किस देश में किस तरीके का संविधान है, किस तरीके की न्यायिक व्यवस्था है। इसमें अब एक और चीज आई है, पिछली बार, पहले बहुत समय से नहीं आ रही थी, जहां पे यूके, यूएसए, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, जो ये इंपॉर्टेंट देश है, महत्वपूर्ण देश हैं, इन देशों के अंदर इनका संविधान की प्रकृति क्या है, इनके अंदर कितनी सीटें विधानसभा में, राज्यसभा, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस ऐसे करके एड्रेस करते हैं, उनमें कितनी सीटें हैं, वो सब आपका जो है वो पेड में कवर कराया जाएगा। आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी स्व अध्ययन कर रहे हो तो वो आप वो चीज़ें यहाँ पे इसको कवर करनी है, किस देश का संविधान कब बना, कब नहीं बना, और किस कंट्री का लिखित है, किसका अलिखित है, इस तरीके से सवाल आते हैं। फिर है लोकतंत्रीकरण, जैसे इसके अंदर 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएगा, रॉबर्ट डाहल के टाइप ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएंगे, पोलियार्की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के टाइप भी आ जाते हैं, बहुतंत्र वगैरह हो गया। वो अलग अलग तरीके के प्रकार, अलग अलग विचारकों के आइडियाज और किताबें वगैरह इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट ये विकास, इसके अंदर आप लोग मॉडर्नाइजेशन थ्योरी यानी कि आधुनिकीकरण पढ़ते हो, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी यानी कि विश्व प्रणाली सिद्धांत पढ़ते हो, सामिरा अमीन है, फुटाटो है, ठीक है, देन उसके अलावा मतलब और इस तरीके के कई विचारक हैं जिनकी किताबें आती हैं, यहाँ से उनकी किताब वगैरह पूछी जाती है। डिपेंडेंसी थ्योरी है, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट भी आता है इसके अंदर, मार्क्सवादी विचारधारा भी आती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारी किताबें जो है वो आपके पूछी जाती हैं, और कई सारे विचारकों की कौन से किससे बिलोंग करते हैं, वॉलरस्टीन वगैरह हो गए, जैसे वो विश्व प्रणाली सिद्धांत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन किससे बिलोंग करता है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे, रोस्टो की थ्योरी आ जाती है इसके अंदर, तो यहाँ पे वो आपका पूछा जाएगा। फिर है उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पावर, यहाँ पे पावर एलीट थ्योरी आती है, रॉबर्ट मिशेल आ जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके सर्कुलर ऑफ एलीट, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की हो गए, पावर एलीट जो आप पहली यूनिट में भी पढ़ोगे वही आपको यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। पावर एलीट या अभिजात सिद्धांत जो है, मेनली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनकी थ्योरीज, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, किसने नहीं दिया, किताब कौन सी किससे लिखी गई है और कौन कहाँ से बिलोंग करता है, वो सब आ जाएगा। फिर ऐसे ही ये अलग अलग देशों की पार्टियां, अलग अलग देशों में 1 पार्टी है, 2 पार्टी है, मल्टीपल पार्टी है, किस देश के अंदर जो है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनाव होते हैं, किसके अंदर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, वो सब आएगा। अब अगेन इसको करने के लिए आपको करंट करना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, या आपको ऑनलाइन खुद थोड़ी बहुत मेहनत करके खुद ये सर्च करना पड़ेगा। और वही है कि अगर आप नहीं सर्च करना चाहते तो फिर जो है वो आप पॉलिटिकल साइंस का बैच ले सकते हो, आचार्य 2.0, जहाँ पे आपको 2000 रुपये में यानी कि 1999 में पॉलिटिकल साइंस का कोर्स मिल रहा है। और अगर आप दोनों पेपर लेना चाहते हो तो वो 2499 के आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक्सेस मिल रहा है। 1 साल की पूरी वैलिडिटी आपके पास रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव, शॉर्ट नोट्स, फैक्चुअल नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे होलिस्टिकली प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, जितने में किताब लोगे इतने में आप कोर्स ले सकते हो। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण यूनिट नंबर 5, जो है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो आजकल सबके डर का कारण बनी हुई है। अब इसमें यही अगेन जो पहले ये विचारधाराएं, दृष्टिकोण है, यथार्थवाद, उदारवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, ये तो आप किताबों से कर लोगे बहुत आसानी से, कोई भी एंड्रयू हेवुड वगैरह की किताब उठाओ और वहां से आप कर लोगे। फिर है जैसे जहां से ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, हर बार कौन कौन से सवाल आते हैं। एक, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ से हमेशा क्वेश्चन आता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ना दिखने में छोटा है, बहुत प्रश्न आते हैं इसके, पीस कीपिंग मिशन, इसके रेजोल्यूशंस,
इसके जो है वो सेक्रेटरी जनरल्स वगैरह जो भी हैं, डायरेक्टर्स हैं, इसके ऑर्गन्स हैं, इसके अंग हैं अलग अलग, कोई रिसेंट ट्रीटी हुई है वहाँ से आ जाएंगे, कोई जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया है वहाँ से सवाल आ जाएंगे, और भी जो इसके अलग तरीके के रेजोल्यूशंस वगैरह पारित, कन्वेंशंस जो भी हुई हैं महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो शरणार्थी हैं उनके ऊपर जो अलग अलग कन्वेंशन हुई है उनके साल वगैरह वो सब आते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। अब इसमें आपका WTO ब्रेटन वुड सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सब G20 ब्रिक्स वगैरह ये आते हैं, और कई तरीके की, जैसे आपका इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध स्तर के ऊपर वैसे तो आपको करना ही है, पर इन संगठनों की, अफ्रीकी संघ ये हो गया, SCO शंघाई संगठन, आसियान हो गया, इनकी भारत की में क्या भूमिका है वो भी आपको करना पड़ेगा। भारत कौन कौन से इनिशिएटिव लेता है, जैसे रिम एसोसिएशन होगा, अभी रिसेंटली जो है वो अमेरिका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किस किस कंट्री के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता है, कब साइन हुआ, किस किस चीज़ उसमें मुख्य आधार है, क्या क्या मुख्य आधार है। तो आप कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनके साल, इनके वर्ष, कोई रिसेंट इनकी अभी हाल फिलहाल कोई बैठक हुई है, वो भारत की इसमें क्या भूमिका है, भारत ने इन संगठनों को कब ज्वाइन किया, किस लक्ष्य के साथ ये संगठन बनाए गए थे, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत तो आपको किताबों में मिल जाएगा, पर अभी हाल फिलहाल जो इनकी बैठकें हुई हैं, कौन सा समझौता इन्होंने हाल फिलहाल साइन किया, हस्ताक्षर किए, उसके लिए अगेन वही आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, आपको जो है वो या फिर रिसेंट किताब वगैरह जो है वो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहां से आप देखोगे तो एक तो ये एनवायरमेंटल, जलवायु परिवर्तन, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जैसे एक बार बाली अटैक का पूछा गया था, पिछली बार शायद आया था, ठीक है, वो आपका आ जाता है यहाँ पे। एक और चीज आती है यहाँ पे, जो ये है ना संघर्ष और शांति, युद्ध की बदलती प्रकृति, यहाँ पे जैसे CTBT, NPT, अब की बार भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, अब आपको आंसर की मिलेगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे उनकी क्रोनोलॉजी, उनका कालक्रम याद रखना बहुत जरूरी है, वहां से हर बार क्वेश्चन आता है, परंतु ये ऐसी यूनिट है जो आपको करंट वारंट के साथ करनी पड़ेगी। फिर है ये विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, अगली यूनिट। इसमें से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक कोई किताब उठाइए, प्रधानमंत्री के तहत जवाहरलाल नेहरू से लेके अब मोदी तक हमारी जो है वो क्या स्ट्रैटेजी, हर एक प्रधानमंत्री ने कौन कौन से मेन जो है वो समझौते वगैरह किए हैं, वो पढ़ लीजिए। यहाँ से बहुत ज्यादा पारंपरिक तरीके से सवाल नहीं आता है, आएगा तो करंट पे आधारित क्वेश्चन आएगा, कुछ फॉरेन पॉलिसी, अभी कोई ट्रेड हुआ है, अभी कोई व्यापार समझौता, कोई संधि हुई है, कुछ और हुआ है, प्लस उसी के साथ ही जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, USSR हो गया, चीन हो गया, इनके साथ में भारत के द्विपक्षीय संबंध किस तरीके के रहे हैं। प्लस अभी क्योंकि भारत जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ में कुछ ज़्यादा ही अच्छे संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी वगैरह हो गया, पड़ोसी देशों के साथ में कोई समझौता किया है, बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में, भूटान के साथ में कोई लैंड एग्रीमेंट है, कोई ज़मीन को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कौन कौन सी हम इनके साथ में सीमाएं शेयर करते हैं, वो आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समुद्री सुरक्षा, कोई हमारे मेजर ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे ऑपरेशन वगैरह, सिंदूर ऑपरेशन और ये सब जो है वो आप पढ़ते हो ना, ठीक है, सिंदूर ऑपरेशन वगैरह जो भी हो गया ये हुए थे, वो आ जाते हैं। राहत कार्यक्रम आ जाते हैं, जैसे फ्लड वगैरह, जब बाढ़ वगैरह आती है तो हम पड़ोसी देशों की मदद भी करते हैं, तो वो सारे ऑपरेशन आ गए। सैन्य कोई अभ्यास किया है हमने किसी देश के साथ में, ठीक है, वो आ जाएगा। क्वाड जैसी कंट्रीज आ जाएंगी, तो वहां से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो आपको करना पड़ेगा यहाँ से। फिर आ जाती है भारतीय संविधान। अब इसमें से आपके कैसे प्रश्न आते हैं, पिछले कुछ टाइम से तो आपके कालक्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, निर्वाचन आयोग की सीटें, वित्त आयोग आयुक्त जो होते हैं उनकी सीटें, उसके अलावा कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल की सीटें, अटॉर्नी जनरल, इन सब की कालक्रम आता था पहले। अब की बार, सिर्फ अब की बार ये कालक्रम जो है वो आपसे नहीं पूछा गया है। अब की बार जो आपका सवाल आया था, कंसेप्चुअल चीजें आई थी। पर अगर मैं फिर भी बोल रही हूँ एनटीए का कुछ नहीं भरोसा भाई, हम इसको नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी बोलते हैं, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। आप अगर इस यूनिट की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोनों तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। इस यूनिट को समझ के भी, इसमें आपका संविधान भी आ गए, इसमें आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, संशोधन आ गए, इसमें आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अनुच्छेद आ गए, इसमें जो है वो आपके इंपॉर्टेंट केसेस आ गए, इसमें इंपॉर्टेंट कमेटीज आ गई, समितियाँ आ गई, जैसे कास्ट वगैरह से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड, करप्शन के रिगार्डिंग, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। उसके साथ ही कालक्रम में ये सारी सीटें वगैरह ये भी आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर है उसके बाद आपकी 8th यूनिट,
जिसको हम पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंदर आपके भारत में जो जो आंदोलन हुए, महिलाओं को लेके, जाति को लेके, भाषा को लेके, तो लैंग्वेज पे, भाषा पे आधारित कमेटी आती है, ठीक है। कुछ आपके आंदोलन आते हैं, किसान आंदोलन आती है, महिलाओं के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, जातीय आंदोलन के ऊपर काफी सवाल आते हैं इसमें। तो बहुत ज्यादा वेटेज इसका नहीं है। एक मेन चीज यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, एक तो ये भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण, जिसमें कौन सा राज्य कब बना, कौन कौन सी कमेटियां बनी, ठीक है, वो आपको अच्छे से करना है। एक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कब बनी, क्या उसका सिंबल है, कहाँ वो एक्टिवेटेड है, किसको कितने वोट मिले, और यहां से आपको जाति, महिलाएं, दलित, ठीक है, इन सब पे आंदोलन वगैरह आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान देकर के पढ़ना है। फिर आ जाते हैं अगली यूनिट जो है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत छोटी सी बड़ी प्यारी सी यूनिट है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बट बहुत जो है वो आपको मार्क्स दिला सकती है। तो यहाँ से आपके फैक्ट वगैरह, फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं आपकी, जैसे मैक्स वेबर हो गया, फ्रेडरिक से हर बार क्वेश्चन आता है, फ्रेडरिक्स के सोसाइटी से, समाज से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये वाली यूनिट ऐसी है कि इसको आप अगर एक हफ्ता भी दोगे ना, एक हफ्ता बहुत है, और इसमें आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट की बजाय फैक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, तो आप आसानी से इस यूनिट को कवर कर लोगे। और लास्ट आपकी 10वीं यूनिट, जिसमें आपके मॉडर्न नागरिक घोषणा पत्र हो गया, ओम्बड्समैन हो गया, लोकपाल लोकायुक्त हो गया, वो आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ से ज्यादातर पॉलिसीज आती हैं, नीतियां आती हैं, और वो नीतियां कौन कौन से क्षेत्र से, किस किस कैटेगरी से पूछी जाती हैं। आवास यानी कि हाउसिंग स्कीम, हेल्थ स्कीम, ड्रिंकिंग स्कीम यानी कि जल मिनिस्ट्री द्वारा जो जो जारी की गई है, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, इनके रिगार्डिंग जो भी स्कीम वगैरह हैं वो आपको करनी पड़ेंगे, और उसके लिए आपको करंट या वेबसाइट, मिनिस्ट्रीज की अलग अलग वेबसाइट को खंगालना पड़ेगा। और साथ ही आपको ये सूचना का अधिकार, आरटीआई, ठीक है, नागरिक घोषणा पत्र, लोकपाल लोकायुक्त, ये सब जो है वो, कस्टमर सिक्योरिटी, ये सब आपको करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें पंचायती राज। पंचायती राज का आर्टिकल 243, 243 हर बार एग्जाम के अंदर आता ही आता है, ठीक है। अब है आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के प्रश्न आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। और फिर उन प्रश्नों को आप हर एक यूनिट के हिसाब से वर्गीकृत कर लीजिए कि ये इस यूनिट के प्रश्न हैं, ये इस यूनिट के हैं, ये इस यूनिट के हैं, ताकि आप जब भी कोई एक यूनिट की समाप्ति करो, खत्म करो, आप उस यूनिट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको, और आपको पता हो कि उस यूनिट में अभी आपको क्या क्या पढ़ना बाकी है और किस हिसाब से आपकी तैयारी करनी अभी बाकी है, ठीक है। एक और फायदा होगा उससे, आपको प्रश्न, किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, क्या ट्रेंड आ रहा है, वो प्रश्नों का आपको वो ट्रेंड पता चलेगा, वो प्रकार पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आ रहे हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा तर्क पे, बहुत ज्यादा फैक्ट पे आधारित, फैक्चुअल चीजें, तथ्य बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ के साथ ये बिल्कुल नहीं मिस करना है, क्योंकि फैक्ट लास्ट में, तथ्य जो है वो लास्ट में याद नहीं होते। आप जैसे जो भी बुक पढ़ रहे हो, जो भी यूनिट, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोशिश करो साथ के साथ उसके शॉर्ट नोट्स, उसके फैक्चुअल कालक्रम में आप किताबें वगैरह हैं, अमेंडमेंट हैं, कमेटीज हैं, केसेस हैं, आप पहले ही लिख लो। उनको लिख लोगे तो एंड में रिवीजन करने में, आपको दोहराने में बहुत आसानी होगी, और उनको लिख करके दीवार पे चिपका लीजिए। आपको आखिर में याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको सुबह शाम पढ़ेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपके दिमाग की ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। प्रश्न सॉल्व करना जरूरी है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने जो याद किया है वो आपके दिमाग में बैठा है या नहीं बैठा है। आपके वो माइंड की, मस्तिष्क की ट्रेनिंग होना, प्रशिक्षण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर डेली कम से कम आपको पेपर 1 को भी बैलेंस करके चलना है, तो कम से कम दिन में 2 घंटा पेपर 1 को भी दीजिए। कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको दोनों पेपर के, तो हर 10-15 दिन में एक मॉक टेस्ट आप पेपर तक जरूर लगाइएगा। उससे आपको आपके कमजोर पॉइंट, जिस टॉपिक पे आपको और काम करना जरूरी है, आपको वो पता चलेगा, और एग्जाम तक कोई भी गलती करने की गुंजाइश आपकी तैयारी में नहीं बचेगी, ठीक है। 4-5 घंटे मेन पेपर को दीजिए, और डेली जो है वो उसका भी, पेपर 2 का भी मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, जिससे आपके अगेन वही वीक पॉइंट्स का पता चलेगा और आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। बाकी अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन में, अनुशासन में और निरंतरता के साथ तैयारी करना चाहते हो, तो पॉलिटिकल साइंस का बैच ज्वाइन कर लीजिए। 999 में पॉलिटिकल साइंस का बैच मिल रहा है, और 2499 में आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों का बैच मिल रहा है आपको, ठीक है। RWA प्लेटफॉर्म के ऊपर रोजगार विद अंकित के ऊपर आपको सर्च करना है, आपको UGC कैटेगरी में जाना है, और आपको सिंपली आपको खाली राजनीतिक विज्ञान चाहिए या आपको पेपर 1 पेपर 2 चाहिए, देखिए इससे ज़्यादा सस्ते दाम पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें, शॉर्ट नोट्स, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप्स, टेस्ट, सब कुछ आपको इसी प्राइस पे, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपका कोई भी डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी।